नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेके क्लास 6 पॉलिटी यानी कि सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट के नाम से क्लास 6 में चलती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस पॉलिटी के NCERT का चैप्टर 3। इससे पहले हम लोग जो इसका पहला चैप्टर था विविधता की समझ और दूसरा चैप्टर विविधता और भेदभाव, वो पहले के 2 वीडियोस में हमने कर लिए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम लोग इसका तीसरा चैप्टर, इसका नाम है सरकार क्या है, पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। इसमें लिखा हुआ है कि आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है, हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच में क्या अंतर है। तो ये सारी ही चीज़ें हम लोग आज अपने इस चैप्टर में जानेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे ये कुछ अखबार की कटिंग्स हैं, हेडलाइन, जो अखबार की हेडलाइन बनती है इस टाइप की। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दरों में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार कोयला और बिजली विमानों के पुनर्गठन के पक्ष में है, सरकार सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। तो आप ये तरह तरह की हेडलाइन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने टाइप के काम ये सरकार कर रही है। तो आखिर इतनी चीज़ें देखने के बाद ये तो जानना बनता ही है कि ये सरकार आखिर होती क्या है। तो चलिए यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम लोग इस चैप्टर में खोजेंगे। जैसे सरकार किसे कहते हैं, सरकार क्यों ज़रूरी है, सरकार के स्तर क्या हैं, सरकार कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि सरकार होती क्या है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त लोगों के समूह को सरकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में सरकार एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक राज्य या समुदाय को नियंत्रित किया जाता है और सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। क्या कर रहे हैं कि शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानूनी रूप से, यानी कि सरकार में क्या ज़रूरी है कि उसको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए एक निश्चित पद्धति द्वारा चुना जाता है। अगर हम इसकी अपने देश के कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारे यहाँ लोकतंत्र टाइप की सरकार है, जिसमें जिसके प्रतिनिधि हमारी देश की जनता द्वारा चुने जाते हैं, जो कि हमारे लिए विभिन्न तरह के कानून और नियम बनाते हैं। वो अगर व्यापक अर्थों में सरकार की बात करें तो सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों शामिल हो जाते हैं, लेकिन किंतु सामान्यतः सरकार का अर्थ सिर्फ कार्यपालिका से लिया जाता है। अगर सरकार को हम व्यापक रूप से देखना चाहें तो उसमें हम इसके तीनों ही रूप, जो सरकार के 3 अंग हैं, कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और ये न्यायपालिका, ये तीनों ही सरकार के अंग हैं। जिसमें विधायिका क्या करती है, कानून निर्माण का कार्य करती है, कार्यपालिका क्या करती है, कानूनों के क्रियान्वयन का कार्य करती है, और न्यायपालिका कानून की रक्षा, हमारे संविधान की रक्षा का काम न्यायपालिका का है कि अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान करने की भी व्यवस्था है। तो ये सुनिश्चित कौन करेगा कि किसी ने सही कर किया है गलत, इसके लिए हमारी ये न्यायपालिका बनी हुई है। जो हमारी ये विधायिका है, हम अपने देश की बात करें तो इसमें इसके दो सदन हैं, 2 अंग हैं, कौन कौन से, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। राज्यसभा स्थायी सदन है और लोकसभा ये इसका 5 साल बाद ये फिर से चुनाव होता है, 5 साल में ये भंग हो जाती है। जो हमारे संसद हैं वो चुन के लोकसभा में आते हैं, और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य हटते हैं और उसके बाद उसमें आते हैं। तो इसमें 250, राज्यसभा में कुछ 250 सदस्य हैं और इसकी 552 सदस्य संख्या है। और बात करें कार्यपालिका की तो कार्यपालिका में का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है, और इसका जो वास्तविक प्रमुख है
वो प्रधानमंत्री होता है। और न्यायपालिका, ये न्यायपालिका का है ये सुप्रीम कोर्ट, उच्च सबसे सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, और इसके जो 25 अन्य न्यायालय हैं जो अन्य राज्यों में हैं, इसकी शाखाएं उच्च न्यायालय। और उसके बाद हर प्रत्येक जिले में अलग अलग जिला मजिस्ट्रेट वाला है। तो इस प्रकार से ये पूरा सरकार का जो तंत्र है वो काम करता है। अब हम बात करें अगर सरकार की आवश्यकता क्यों है, तो देखते हैं यहाँ पे कि सरकार की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है। निर्णय लेने, काम करवाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेती है, जैसे सड़क कहाँ और कैसे बनानी है, कितने स्कूल और रेल चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे सुधारी जाए आदि। यानी कि सरकार जो है वो सारे ही काम कि देश का सिस्टम कैसे चले, व्यवस्था कैसे चले, सारी चीज़ें सुचारू रूप से कैसे चले, देश के सभी नागरिकों को सभी संसाधन किस तरह से मुहैया हो सके, ये सारे ही काम सरकार करती है। यातायात के लिए रेल, यातायात के साधन, उसके लिए सड़कें, आपने सुना होगा सरकारी बसें चलती हैं, ट्रेन की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें सरकार करती है। इसके अतिरिक्त सरकार को कई सामाजिक मुद्दों पर निर्णय लेना होता है। सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाती है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो सरकार गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जिसमें आपने देखा होगा कि स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल बनाए गए हैं, इसमें फीस मतलब फर्स्ट से लेके 8 तक के बच्चों की फ़ीस नहीं पड़ती है, और जो उसके बाद की शिक्षा के लिए बहुत कम फीस पड़ती है सरकारी स्कूलों में। तो ये गरीबों के लिए है। और उसमें अगर हम उसकी बात करें अन्न की, तो उसमें अंत्योदय अन्न योजना का नाम सुना होगा आप लोगों ने, BPL राशन कार्ड वाला सुना होगा, तो BPL में कम दाम पे राशन मिलता है। तो ये सारी ही योजनाएं आपने सुनी होंगी। और गांव में जो चल रही श्रम रोजगार की योजनाएं, जिसमें आपने मनरेगा का नाम सुना होगा, सरकार द्वारा ही सारी योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि सभी लोगों को काम मिले और सभी लोग अपनी आजीविका प्राप्त कर सकें। सरकार को देश की सीमा की सुरक्षा करनी पड़ती है। सरकार देश की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए सरकार ने हमारी जो आर्मी है सुरक्षा का काम करती है, इसकी सारी व्यवस्था करना। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो उसके सेना प्रमुख होते हैं, और ये सारी व्यवस्था को देखना कि कोई देश हमारे देश में आक्रमण ना करे, हमारे देश की सुरक्षा हो सके, व्यवस्था सही से चले, देश के अंदर सभी पूरी जनता सही से रहे, शांतिपूर्वक रह सके। इसीलिए इतनी सारी हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना हमारे बॉर्डर पे तैनात है। सरकार को अपने पड़ोसी देशों के मधुर संबंध भी रखने पड़ते हैं। सरकार अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखती है ताकि वो उनसे व्यापार कर सके और ज़रूरत पड़ने पे उनसे मदद ली जा सके। जब देश में संकट हो तब किसी की मदद ली जा सके। इसीलिए सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बना के सरकार रखती है। तो आपने सुना होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो विदेशी यात्राएं करते रहते हैं। तो लोग कहते हैं आज हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ इस देश गए थे, उस देश गए थे, इस देश के साथ ये समझौता हुआ, उस देश के साथ वो समझौता हुआ। तो ये सब हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध को दिखाता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि हर नागरिक को समुचित भोजन मिले। सरकार का यह उद्देश्य, यह कर्तव्य होता है कि वो पूरे देश की जनता को भोजन मुहैया करा सके। इसीलिए ये जो अंत्योदय BPL कार्ड वाली योजनाएं हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम में सरकार ने मुफ्त राशन बंटवाया था सभी को, कि प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन पहुंच सके, क्योंकि उस टाइम रोजगार नहीं था, काम नहीं था। तो सरकार का ये दायित्व है कि वो ऐसा करे, इसीलिए सरकार को चुना जाता है। किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सरकार को प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत कार्य करना पड़ता है। आपने ये भी सुना होगा कि कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, तो क्षेत्र में सरकार द्वारा कुछ राहत सामग्री भिजवाई जाती है, उन लोगों को राशन मुहैया कराया जाता है ताकि वो लोग भी अपना जीवन यापन कर सकें। सरकार को नियम कानून बहाल करना पड़ता है ताकि सब लोग सौहार्द के वातावरण में रह सकें। सरकार कुछ नियम बनाती है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए, और कुछ नियम कानून बनाती है जिससे कि सारा सिस्टम सही से चलता रहे। जैसे कि अगर आपने खुद देखा होगा यातायात के, हम बात ट्रैफिक की कर ले, तो जहाँ पे ट्रैफिक
पुलिस आपको दिखेगी वहाँ पे या तो सही चलेगा, वहाँ पे लोग रूल्स का फॉलो करते हैं, मतलब ट्रैफिक नहीं तोड़ते हैं, चले रुकते हैं, लेकिन जहाँ पे कोई ट्रैफिक रोकने वाला नहीं होगा वहाँ पे बहुत जाम लगता है। लोग चारों तरफ से इधर से भी जाना चाहते हैं, उधर से भी जाना चाहते हैं, और फिर अंत में वो जाम में फंस जाते हैं। तो इसीलिए ये नियम कानून बनाए जाते हैं कि ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, कोई भी रुकना नहीं चाहता, कोई भी अपनी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता, तो सब दौड़ेंगे। अगर सरकार कानून ना बनाए, किसी चीज़ के दंड का प्रावधान ना हो, एक जस्ट आप इमेजिन करिए, देखिए कि सिचुएशन क्या होगी अगर देश में कानून व्यवस्था हट जाए, ना हो तो क्या होगा, लोग कैसे बिहेव करेंगे, कोई किसी को जीने ही ना दे, सब अपना हित करने में लग जाएंगे, है ना, कोई उस एक दूसरे की का हक मारेंगे, उनका किसी मतलब कोई किसी को मतलब जो अमीर है वो छोटों को सर्वाइव ही ना करने दे। इसीलिए सबके लिए इक्वल राइट्स, समान कानून की व्यवस्था है, ताकि सभी लोग, हर वर्ग के, हर जाति के, हर तबके के लोग इस देश में रह सकें और सर्वाइव कर सकें। इसीलिए सरकार ज़रूरी है। सरकार द्वारा कानूनों का निर्माण क्यों आवश्यक है? अब सरकार कानून तो बना रही है, तो एक क्वेश्चन ये भी तो है कि आखिर सरकार कानून को निर्माण क्यों करे? तो वही बात कर रहे हैं कि सभी प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को कानून निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि बिना कानून के तो फिर जंगल राज आ जाएगा, अराजकता का राज आ जाएगा। इसीलिए सरकार को कानून बनाना ज़रूरी है। बिना कानून के तो जो सिस्टम है वो रन ही नहीं कर पाएगा। पूरा सिस्टम है, जो हमारी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके, सिस्टम अच्छे से रन कर सके, इसके लिए सरकार का होना अति आवश्यक है। अब हम लोग बात करते हैं सरकार के स्तर की, कि कितने स्तर की सरकार होती है। तो पहले सबसे ऊपर है हमारी केंद्र सरकार, उसके बाद है राज्य सरकार, फिर आती है हमारी स्थानीय सरकार, और फिर स्थानीय सरकार में भी दो टाइप की है, एक पंचायत और एक नगर पालिका, है ना, यानी कि ये ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है, ये नगरीय क्षेत्र की बात कर रहा है। और इसमें भी पंचायत में है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। नगर पालिका में नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत। अब केंद्र स्तर की बात करें तो हमारे देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनका हमारा जो हमारा देश है वो राज्यों का संघ है। तो हमारा एक गवर्नमेंट है केंद्र सरकार, केंद्र में, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री हैं, और ये पूरे स्टेट में, देश का प्रधानमंत्री पूरे देश का है, और ये पूरे देश, बाकी सारे राज्य उससे जुड़े हुए हैं। उसके बाद राज्य सरकार, तो राज्य सरकार में आपको पता है कि यहाँ पे केंद्र में कौन कौन होता है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, और ये मंत्रिमंडल के जो हेड होते हैं। जब जो सांसद हमारे चुन के जाते हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। जब सांसद को हम लोग वोट देते हैं तो हमें पता होता है कि हम किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से हम अपने सांसद चुनते हैं। तो वही जाके पार्लियामेंट में ये लोग उसका प्रधानमंत्री का निर्माण करते हैं। जो बहुमत दल का नेता होता है वो हमारा प्रधानमंत्री बनता है, और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। और वैसे ही यहाँ पे राज्य में भी राज्यपाल होता है और मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल केंद्र द्वारा होते हैं, और मुख्यमंत्री वो जो हम लोग जिनको बनाते हैं, जो हमारे यहाँ विधायकों के चुनाव होते हैं, जो हमारे क्षेत्र के विधायक होते हैं, विधानसभा क्षेत्र होते हैं, विधानसभा क्षेत्रों से वो लोग चुन के जाते हैं, और वो विधानसभा में जाके अपने मुखिया का निर्माण करते हैं, वो जो हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं। तो उसमें भी हम लोगों को, जब हम किसी विधायक को वोट देते हैं तो हमें पता होता है कि अगर हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं तो इस पार्टी का जो प्रमुख है वो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे ही बात करें स्थानीय सरकार की, तो स्थानीय सरकार में पंचायत की बात होती है और शहरों की नगर पालिका की बात होती है। तो पंचायत में क्या है, पंचायत के भी 3 स्तर हैं, कि जिला स्तर पे जिला पंचायत, क्षेत्र स्तर पे क्षेत्र पंचायत, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे भी एक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है जो जनता द्वारा चुना जाता है, और एक जो हमारा सेलेक्ट, यानी कि एक इलेक्ट एक सेलेक्ट, तो 2 प्रमुख देखे जाते हैं यहाँ भी। एक हमारा जिलाधिकारी होता है जो सेलेक्ट होके आता है, और जो एक जिला अध्यक्ष होता है वो इलेक्ट होके आता है। ऐसे ही ये क्षेत्र पंचायत, जिसको हम लोग तालुका भी बोलते हैं, तो इसमें एक जो आपने बीडीओ का नाम सुना होगा,
बीडीओ बीडीसी। तो बीडीसी में जो गांव के जो क्षेत्र आपने गांव में बीडीसी का नाम सुना होगा। बीडीसी का अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं तो वो चुनाव होता है। तो जो बीडीसी होते हैं वो मिलके जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं, जो कि हमारे क्षेत्र का इलेक्ट वाला प्रतिनिधि होता है, जिसको गांव से चुने हुए, प्रत्येक गांव से चुने हुए बीडीसी जिसको चुनते हैं। और इसका जो सेलेक्ट वाला होता है प्रमुख, वो होता है खंड विकास अधिकारी, जो ब्लॉक स्तर पे होता है। और वैसे अगर हम बात करें ग्राम पंचायत की, तो गांव में पता है आपको कि ग्राम प्रधान होता है गांव का, या सरपंच भी जिसको बोलते हैं, वो इलेक्टेड कैंडिडेट होता है, जिसको जनता जो गांव के लोग चुनते हैं 18 वर्ष से ऊपर के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य जिसको हम बोलते हैं। और एक यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी होता है, जिसको वीडीओ बोलते हैं। ये बीडीओ होता है, ये वीडीओ होता है। और ऐसे ही अगर हम बात करें नगरीय प्रशासन की, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक नगर निगम होता है, एक नगर पालिका परिषद होता है, एक नगर पंचायत होता है। नगर निगम में इसकी आबादी जिन शहरों की आबादी 5 लाख से ऊपर है वो नगर निगम होते हैं, और इनका जो हेड है वो मेयर होता है। नगर पालिका परिषद 20,000 से ऊपर आबादी वाले क्षेत्र जो है वो नगर पालिका परिषद में आते हैं। और नगर पंचायत जो 20,000 से कम में है, और वे क्षेत्र जो संक्रमणकालीन स्थिति में है, यानी कि ना वो शहर है, ना वो गांव है, ना वो शहर है, मतलब वो गांव से शहर बनने की ओर उन्मुख हैं, उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उनको हम लोग नगर पंचायत की श्रेणी में रखते हैं। या जिनको आपने टाउन एरिया बोलते हैं ना, वो भी नाम सुना होगा। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पे सरकार, जिसे इस मैप में दिखाया गया कि ये हमारा पूरा देश है, जिसमें जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार होगी इस पूरे देश की सरकार होगी। और राज्य स्तर पे देखें तो ये हमारे 28 राज्य जो अलग अलग हैं, इनकी गवर्नमेंट अलग अलग होगी। सारे इसमें स्टेट दिखाए गए हैं, यूपी, एमपी, हरियाणा, दिल्ली, ये सारे हमारे स्टेट हैं। और इसके बाद बात करें जिला स्तर की सरकार, जिला स्तर की, तो जिला ये देखिए इसमें प्रत्येक राज्य में छोटे छोटे ये हमारे जिले हैं। ये अब हम बात करते हैं सरकार एवं कानून की। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वो कानून मानने पड़ते हैं। यहाँ पे हम सरकार और कानून की बात करेंगे। केवल यही तरीका है कि जिससे सरकार कार्य कर सकती है, मतलब सरकार सिस्टम सही से चले, सरकार अपने सारे काम कर पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि वो कानून बनाए। और सरकार के पास ऐसे कानून बनाने की ताकत है, सरकार के पास कानून बनाने का राइट भी है, और उसके पास लोगों से कानून मनवाने का भी ताकत है। उसके लिए नियम बने हुए, जो कानून को तोड़ेगा उसके लिए सजा का प्रावधान है, तो दंड के भी प्रावधान करके रखे हैं कि ताकि लोग कानून को माने ही, स्वेच्छा से माने तो ठीक है, ना माने तो दंड के भय से माने, लेकिन माने। उदाहरण के लिए यह कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी या फिर जुर्माना भरना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ नियम है कि आपको गाड़ी 4 व्हीलर चला रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और आप सीट बेल्ट बांध के चलेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ता है, या फिर जुर्माना न देने की स्थिति में सज़ा मिलेगी। ऐसे ही हेलमेट के लिए भी प्रावधान है कि आपको हेलमेट लगाना ही है 2 व्हीलर चला रहे हैं अगर आप तो, और लाइसेंस तो होना ही चाहिए अगर आप गाड़ी चलाते हैं कोई भी, तो ना होने की स्थिति में इसको जुर्माना भरना पड़ता है, इस पर कार्रवाई होती है। तो लोग इसीलिए इन कानूनों का पालन करते हैं। सरकार जो कार्रवाई करती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। सरकार तो कार्रवाई करती है, इसके अलावा अगर लोगों को लगे, मतलब लोगों को भी लग सकता है कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है, इसमें कोई दिक्कत है, कोई नियम नहीं माना जा रहा है, या कुछ भी जो व्यवस्था है, जो होना चाहिए, हमें जो राइट मिल रहे हैं, मिलने चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए वो लोग भी आवाज़ उठा सकते हैं। उसके लिए भी प्रावधान है हमारे संविधान में। अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का
पालन नहीं हो रहा है, तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को उसकी जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव होता है, उसको नौकरी नहीं दी जाती है, तो उसके लिए भी वो जाके न्यायालय में अपील कर सकता है, न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर सकता है। तो उसके लिए भी प्रावधान है कि उसको जस्टिस मिलेगा। और सारी व्यवस्था सही से हो रही है या नहीं हो रही, सरकार के भी काम को देखने के लिए लोगों के पास राइट है, क्योंकि जनता की भागीदारी सरकार में सुनिश्चित की गई, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं। तो इसके लिए भी है, पारदर्शिता को लाने के लिए 2005 में RTI आया था, सूचना का अधिकार अधिनियम, पता होगा आप लोगों को। वो भी है कि हम उससे सरकार का क्या मतलब कितना पैसा आया, क्या कहाँ लगा, इस सब इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब अगर हम आगे यहाँ पे बात करेंगे हम लोग सरकार के प्रकार की, कितने टाइप की सरकार होती है। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। प्रश्न है कि सरकार को निर्णय लेने, सरकार निर्णय ले रही है, सरकार कानून बना रही है और उसके पालन के लिए बाध्य कर रही है जनता को, तो उसको ये पावर आखिर दे कौन रहा है, कौन कहाँ से आ रही है उसके पास ये पावर जो ऐसा कर पा रही है। तो कह रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में सरकार कैसी है। अगर वहाँ पे यहाँ पे दो टाइप सरकार के देखें, राजतंत्र, अगर वहाँ पे राजतंत्र है तो ये पावर उसको कहाँ से मिल रही है, वंशानुगत है, उसको ट्रांसफ़र हो रही है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी। और अगर लोकतंत्र है तो उसको ये पावर कहाँ से मिल रही है, जनता से, क्योंकि गवर्नमेंट को जनता चुन रही है, जनता उसको चुन के भेज रही है पार्लियामेंट में, यानी कि वो पावर दे रही है कि आप हम पे रूल करिए, आप हमारे लिए कानून बनाइए। तो ये पावर लोकतंत्र में जनता के से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप की सरकार दे रखी है, हो कई टाइप की सकती है। इसमें कुलीन तंत्र का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तानाशाही नाम सुना होगा, हिटलर इसका उदाहरण है तानाशाही का। तो इस टाइप की गवर्नमेंट भी रही है, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से जो है दो टाइप की ही गवर्नमेंट लिखी हुई हैं, राजतंत्र और लोकतंत्र। तो अगर बात करें राजतंत्र की, तो हमारे यहाँ पहले राजतंत्र ही था, जिसमें एक राजा होता था और राजा के पास ही सारी पावर केंद्रित थी। और जो उसमें जो एक राजा है उसका पुत्र राजा बनता था, यानी कि ये परंपरा वंशानुगत थी, सत्ता ट्रांसफ़र होती थी वंश के आधार पे, यानी कि राजा का पुत्र राजा बनेगा। और अभी भी कुछ देशों में जैसे भूटान है, सऊदी अरबिया, इनमें राजतंत्र देखने को मिलता है। हमारा ब्रिटेन जो राजतंत्र के साथ प्रजातंत्र, मतलब उसमें लोकतंत्र टाइप की सरकार है, लेकिन वहाँ पे राजतंत्र भी है, राजा भी होते हैं और प्रधानमंत्री भी होते हैं। और अगर हम बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में हम रहते हैं, लोकतंत्र से हम लोग परिचित भी हैं। लोकतंत्र में शासक का चयन लोगों द्वारा होता है, जो सरकार लोगों द्वारा, लोगों की और लोगों के लिए है, उसे प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ये लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन की जो लोकतंत्र के विषय में परिभाषा है, या अब्राहम लिंकन जी ने कहा था ये कि सरकार जनता, जो लोकतंत्र है वो जनता का, यानी कि लोगों का, जनता द्वारा, जनता के ही द्वारा जनता पर शासन है ना, जनता के लिए। इस तरह की सरकार में लोगों की इच्छा के अनुसार सत्ता का हस्तांतरण होता है, यानी कि जनता जिसको चाहती है उसको सत्ता ट्रांसफ़र की जाती है। जैसे कि हमने अभी किसी का चयन किया, हमें लगा कि ये व्यक्ति ये डिज़र्विंग है, मतलब ये हमारे देश के लिए कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो लगता ही है ना कि हम उसको किसी ना किसी योग्य पाते हैं, तभी तो हम उसको वोट देते हैं। तो हम किसी को चुनते हैं, अगर 5 साल वो व्यक्ति रहता है और हमको समझ में आता है कि हाँ ये अच्छा है, तो हम उसको आगे मौका देते हैं। अगर हमें लगता है कि उसने सही से काम नहीं किया, तो 5 साल बाद हमारे हाथ में ये मौका होता है कि हम उस व्यक्ति को ना चुन के किसी दूसरे व्यक्ति को चुन के पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, ये लोगों द्वारा सत्ता का हस्तांतरण किया जाता है। और इसमें क्या होता है, लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। इसमें यह होता है कि प्रशासन में, शासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाती है विभिन्न तरीकों से। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र मतलब कि हम लोग डायरेक्ट जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे
जो मुख्यमंत्री हैं उनको हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनको किसी के थ्रू चुन रहे हैं। यानी कि जो हमारे विधायक हैं उनके थ्रू उनको वोट दे के हम अपने सीएम को चुनते हैं, सांसदों को वोट दे के हम अपने पीएम को चुनते हैं। तो यानी कि हम किसी के थ्रू चयन कर रहे हैं हमारा, और यही लोग जाके वहाँ पे संसद में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। जनता के ये प्रतिनिधि हैं जो वहाँ पे हम लोगों को जनता के पक्ष को रखते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर जनता के लिए निर्णय लेते हैं, है ना। तो ये प्रतिनिधि जनता जिनको चुन के भेज रही है वो जनता के लिए नियम बना रहे हैं, उनके लिए योजनाएं बना रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, भारत में हर 5 साल पर एक नई सरकार का गठन के लिए एक आम चुनाव होता है। पूरे देश को 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर संसदीय क्षेत्र के लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जिसे सांसद कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही हम लोग विधायकों को चुनते हैं जो कि जाके राज्य में हमारा सीएम को चुनते हैं। वैसे ही हमारे जो संसदीय क्षेत्र हैं, जिस संसदों का निर्वाचन किया जाता है, और इनको हम लोग सांसद को डायरेक्ट हम लोग चुन के भेजते हैं, और ये लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी एनसीईआरटी में एक चित्र दे रखा है कि ये दादाजी हैं, वोट डाल रहे हैं। मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक ही वोट दे सके। ये ग्रामीण मतदान केंद्र का एक दृश्य है। प्रत्येक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार है, और समान रूप से सबके वोट की वैल्यू एक समान है, चाहे वो व्यक्ति अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, और चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 80 साल का हो। सबके वोट की वैल्यू उतनी ही, सबके पास एक ही वोट डालने का अधिकार है। और जब हम वोट डालने जाते हैं तो वोट चाहे ईवीएम वाला हो या बैलेट पेपर वाला, हाथ में स्याही लगाई जाती है, इसलिए ताकि कोई दूसरा वोट ना डाल पाए, है ना, एक ही वोट डालने की पहचान के लिए। लोकतंत्र का इतिहास, अगर हम बात करें कि लोकतंत्र आखिर कहाँ से आया, कैसे आया, तो उसके लिए हमें उसके इतिहास को खंगालना पड़ेगा, वहाँ तक जाना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे कैसे कहाँ आया। तो आज से लगभग 300 वर्षों से भी पूर्व दुनिया के अधिकतर देशों में राजतंत्र हुआ करता था। कई देशों में कई वर्षों तक इस बात के लिए संघर्ष किया कि लोकतंत्र की स्थापना हो सके। मतलब आज से अगर लगभग 300 साल पहले जाएं हम लोग, तो पता चलता है कि दुनिया के अधिकतर देशों में क्या राजतंत्र होता था, यानी कि एक राजा होता था, सत्ता जो वंश के आधार पे ट्रांसफ़र होती थी। कई देशों में कई वर्षों तक इस बात के लिए संघर्ष किया कि लोकतंत्र की स्थापना हो सके। मतलब किसी भी देश में लोकतंत्र आया है तो उसके लिए वहाँ के उस देश की जनता ने काफ़ी संघर्ष किए हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसके बाद वहाँ पे जाके जो लोगों का शासन स्थापित हो पाया है। अगर हम बात करें अपने देश की, तो भारत में भी ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए लंबा संघर्ष हुआ। आपको पता है पहली लड़ाई 1857, आज़ादी कब मिली हमको 1947, तो लगभग 100 वर्ष से भी ज़्यादा का समय लगा हमको आज़ादी प्राप्त करने में। अंग्रेजी राज के अंत के साथ ही भारत में प्रजातंत्र की शुरुआत हुई। जब अंग्रेज यहाँ से गए हैं उसी के साथ हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और लोकतंत्र प्रकार की सरकार यहाँ पे चुनी गई। उससे पहले हमारे यहाँ राजतंत्र होता था। अंग्रेज आए, उन्होंने बहुत सारे राजाओं के राज्य हड़प कर लिए, तरह तरह के, बाद में कुछ राजा बचे भी तो उनको पेंशन भोगी बना के रखा, यानी कि उनके सारे अधिकार छीन लिए। तो हमारा देश उनके एक लंबे समय तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। और ये जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तब जाके हमारे यहाँ लोकतंत्र आया, यानी कि जनता का शासन आया हमारे संविधान में, जो कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि तब से हमारा देश लोकतंत्र घोषित किया गया। हमारा संविधान
26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिसमें लोकतंत्र टाइप की सरकार का प्रावधान किया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक यानी कि सभी के लिए, वयस्क यानी कि वयस्क अवस्था में, मताधिकार मत का अधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है देश के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। हर नागरिक के वोट की कीमत एक समान होती है, चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो। यानी कि इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, किसी का धर्म क्या है, इसका हमारे वोट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबको इक्वल राइट है, एक वोट है। तो इसी को कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक लंबे संघर्ष के बाद ही मिल पाया है। हमारे यहाँ 18 साल, पता है आपको, 18 साल के बाद एज रखी गई है वोटर बनने की, 18 वर्ष का कोई भी नागरिक वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अगर हम बात करें, यहाँ पे जो प्रश्न दे रखा है इस पे आप लोग विचार करिए कि कहने कि ऐसा आपको विश्वास होगा कि जो ऐसा भी समय था जब जो लोकतंत्र टाइप की सरकारें थी, मतलब है वहाँ पे प्रजातंत्र, जनता ही चुन रही है, लेकिन उसमें भी छांट दिया गया है किसको, औरतों और गरीब लोगों को। ना औरतें वोट डाल सकती हैं, ना गरीब लोग वोट डाल सकते हैं। यानी कि एक जो एलिट क्लास, मतलब उच्च अमीर लोगों की जो सोसाइटी है, वो भी पुरुष, मतलब जो धनाढ्य पुरुष लोग हैं वही सरकार को चुनते थे, और वो सरकार सबके ऊपर रूल कर रही है इक्वली। ऐसी व्यवस्था। महिला मताधिकार आंदोलन, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे महिला मताधिकार आंदोलन कि आखिर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कैसे मिला। हम अगर अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ स्त्री पुरुषों को समान रूप से एक ही टाइम में, जब हमारे यहाँ हमारे संविधान में सबको बराबर का वोट डालने का अधिकार मिला, तो जब पुरुषों को मिला तब महिलाओं को मिला। हमारे यहाँ ये स्थिति समान रही, क्योंकि हमारे जो देश में हमारे जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने इस चीज़ को देखा था कि स्त्री पुरुष और गरीब अमीर सबको बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में ये प्रावधान कर दिया गया और सबको बराबर वोट डालने का अधिकार मिला। लेकिन बाकी के देशों में ऐसा नहीं था। बहुत जगह पे, जैसे पहले यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसके लिए महिलाओं ने आंदोलन किया, जिसे महिला मताधिकार आंदोलन यानी कि सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। पहले यूरोप, अमेरिका, आप जैसे ब्रिटेन, इंग्लैंड जैसे देश की बात करें तो जिसका मतलब चारों दिशाओं में शासन था, जिसकी हम बात करें तो मतलब उसने इतने देशों पे राज किया, लेकिन उसकी खुद की मतलब इंग्लैंड की महिलाओं को मताधिकार कब मिला, 1928 में। 1928 में उसने, जबकि वो 1600 में आके हमारे देश पे, 1600 के बाद उसने आके यहाँ पे राज करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके देश में भी महिलाओं के में 1928 में वोट डालने का अधिकार पाया। तो इसके लिए यहाँ पे जब स्थिति थी प्रथम विश्व युद्ध की, तो विश्व युद्ध के समय क्या हुआ कि सारे जब पुरुष युद्ध पे थे, वो लोग युद्ध कर रहे थे, तो देश की व्यवस्था को देखने के लिए जो काम पहले पुरुष कर रहे थे, प्रशासन शासन चलाने का और भी काम जो पुरुषों के ही माने जाते थे कि ये काम पुरुष ही करेंगे, उन कामों को भी महिलाओं को करना पड़ा, और उन कामों को महिलाओं ने किया और उनको बहुत अच्छे से किया। तो लोगों को लगा कि इनको भी मताधिकार मतलब जब ये इस काम को इतने अच्छे से कर सकती हैं, तो यानी कि ये भी हकदार हैं मतलब वोट देने का। आखिर इनके पास भी तो सोचने समझने की शक्ति है, तो ये भी तो अपनी सरकार का चयन कर सकती हैं। देखिए, महिलाओं ने अपने वोट देने के अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसे महिला मताधिकार आंदोलन यानी कि सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज मतलब, सफ्रेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार, तो उसको सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। अगर हम बात करें कि सभी लोगों को
वोट देने का अधिकार क्यों? एक लंबी लड़ाई, महिलाओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। और अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका को 1920 में अमेरिका को की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, और 1928 में इंग्लैंड में। तो आप ये कंट्री जो मतलब इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का जनक, जहाँ पे मतलब परिवर्तन सबसे ज़्यादा ये लोग आगे रहे हैं विकास की उसमें, फिर भी इन लोगों को लोकतंत्र कब का बन गया, लोकतंत्र के बहुत समय बाद वहाँ की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सभी लोगों को आखिर वोट डालने का अधिकार क्यों होना चाहिए? तो इसका उत्तर आप लोग खुद खोज सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। क्यों होना चाहिए? क्योंकि गरीब और अशिक्षित व्यक्ति भी बुद्धिमान होते हैं, उनमें भी सरकार चुनने की योग्यता होती है। ऐसा नहीं है कि अगर व्यक्ति गरीब है तो वो बुद्धि भी नहीं है उसके पास, वो धन से गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। और कोई व्यक्ति अशिक्षित है, अगर कोई अशिक्षित है, अनपढ़ है, तो उसका मतलब ये भी नहीं कि वो भी निर्णय नहीं ले सकता, वो समझ नहीं सकता। तो इसीलिए सबको इक्वल राइट होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल सकता है वो सरकार चुनने के लिए भी परिपक्व होता है। कि आखिर सारे व्यक्ति कम से कम अपने घर की तो जिम्मेदारी संभालते ही हैं, है ना। जो काम हमारी सरकार करती है वही काम मतलब पूरे देश को चलाना, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, वैसा ही तो सिस्टम कुछ हमारे घर में भी होता है। आपने देखा होगा कि घर में कोई भी जो घर का मुखिया होता है वो पूरे घर की किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सबकी ज़रूरतों की पूर्ति हो, उसका ध्यान रखना, है ना। तो वही सारे काम तो घर का मुखिया भी करता है। तो फिर वो चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, तो अगर कोई व्यक्ति घर संभाल रहा है तो देश के लिए भी उसको चुनने का अधिकार होना चाहिए, उसके पास इतना हक है। और हमारे महात्मा गांधी जी की बात करें तो इन्होंने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, वह संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब होने का गुनाह किया है। तो हमारे गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, उन्होंने भी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि हमारे यहाँ महिलाओं को सबको इक्वल वोट देने का अधिकार मिला, क्योंकि यही वो महान नेता थे, महान पुरुष थे, महान विचारक थे हमारे इतिहास में, जिन लोगों का बहुत भरपूर योगदान रहा उस समय संविधान निर्माताओं का, संविधान बनाने वालों का, और जिन्होंने संघर्ष किया स्वतंत्रता के लिए। तो उन लोगों ने इस चीज़ पे विचार किया कि सबको इक्वल राइट होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास 6 की सिविक्स की NCERT का चैप्टर 3 सरकार क्या है। आशा है कि आप लोगों को इस चैप्टर में बताई गई सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।